everyone, welcome to part 10 of our 5000 most expected MCQ series। और जैसा कि अब हमने ये जो सीरीज है इसमें कुछ चेंजेस किए हैं, यानी कि अब हमने यूनिट वाइज टॉपिक वाइज सीरीज कर दी है। थिंकर्स इन आपका इंडियन पॉलिटिकल थॉट, आपका भारतीय राजनीतिक जो विचार है उससे हम कवर करने वाले हैं। और ये जो थ्योरी में, ये जो लेक्चर में आज हम थिंकर्स करेंगे, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं कि बार बार आपके एनटीए ने पूछे गए हैं, ऐसे हम क्वेश्चंस यहाँ पे करने वाले हैं। बाकी हमारी जो थ्योरी सीरीज है वो इंग्लिश हिंदी दोनों में है, सो दैट हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, आप किसी भी मीडियम के हो, आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाए। और अगर आपने अभी तक डिस्कवर स्टडी को और सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी तक मेरे यानी प्रीति बोरा से पढ़ा नहीं है, तो फटाफट से जाके हमारी प्लेलिस्ट चेक कीजिए। इन वीडियोस की हर एक सीरीज की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना है, एक तो लाइक कर देना है, ठीक है, कमेंट जरूर करके कमेंट में हमारी तारीफ जरूर कर देनी है, और फिर जाके आपको @द डिस्कवर स्टडी टेलीग्राम चैनल हमारा चेक करना है। वहां पे मैंने पीडीएफ अपलोड कर रखी है। साथ ही साथ मैंने हमारा जो ऐप है डिस्कवर स्टडी की, वहां पे भी मैंने पीडीएफ अपलोड कर रखी है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, हमारा जो आपका ऐप है उसमें मैंने बहुत सारे फ्री कंटेंट दे रखा है, उसे जाके एक्सप्लोर कर लीजिए। तो ड्रिल सबको पता है कैसे करना है, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन पढ़ा जाएगा, टाइम दिया जाएगा, टाइम विल बी अराउंड 10 टू 20 सेकंड, उसमें आपको आंसर देना है। तब तक मैं कुछ ना कुछ पते की बात आपको बताते रहूंगी। आज का पहला सवाल आप सबके लिए ये है, जो कि ओवरऑल सीरीज का क्वेश्चन नंबर 61 है, बट क्वेश्चन आपके लिए कुछ इस प्रकार है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग, ये बहुत ही इजी है, ठीक है। वेद व्यास, कौटिल्य, राजा राम मोहन रॉय और गोपाल कृष्ण गोखले, मैंने चार आपके पास हमारे थिंकर्स दे रखे हैं, दूसरी तरफ दे रखे हैं उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीजें, जैसे पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी, ठीक है, दूसरा है महाभारत, तीसरा है सप्तांग, और चौथा है पायनियर ऑफ इंडियन रेनेसेंस, ठीक है। और ये आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, तो जब तक आप ये ऑप्शन कीजिए, मैं जब तक थोड़ी बात कर लेती हूँ सप्तांग थ्योरी के बारे में। देखिए, ठीक है, जब तक फटाफट से आप बताइए कि क्या इसमें से आंसर हो सकता है, हम सप्तांग थ्योरी थोड़ा सा देख लेते हैं। सप्तांग थ्योरी में बोलते हैं, जो हमारे करेक्ट आंसर है वो बोलते हैं कि भाई देखो, जो सप्तांग है ना, हर एक किसी भी राज्य, कोई भी राजा, कोई भी एम्पायर, कोई भी राज्य हो ना, उसके 7 अंग होते हैं, सप्त अंग, 7 अंग होते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिसमें सबसे पहला जो मोस्ट महत्वपूर्ण अंग है वो है आपके स्वामी, यानी कि किंग, राजा, ठीक है। राजा के बाद उनको सलाह देने वाले जो भी उनके मंत्री है, जिसको आप अमात्य बोलते हो, ठीक है, मंत्रीगण, ठीक है, वो। उसके बाद हमारे जो राजा हैं, मंत्री हैं, ठीक है, ये तो सिर्फ आपका विजडम देंगे, ठीक है, शासन बताएंगे, गवर्नेंस बताएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन बताएंगे, बट उसके बाद क्या होते हैं कि हमें प्रोटेक्शन एक्चुअली क्या देता है, प्रोटेक्शन हमें देता है फोर्ट, यानी कि दुर्ग। दुर्ग अगर हमारा अच्छा होगा तो हमारे डिफेंसेस मजबूत होंगे, कोई भी दूसरे राज्य के लोग आप पे, कोई दूसरा राजा आप पे राज नहीं कर पाएगा। फिर हमारे जनपद, जनपद क्यों, क्योंकि ये लोग काम करेंगे, इनके काम करने की वजह से आपको टैक्स मिलेगा, और उसी टैक्स से सारा कुछ सिस्टम चलेगा, ठीक है ना। उसके बाद आपके कोष, ठीक है, कोष क्यों, क्योंकि कोष इसलिए, ट्रेजरी क्यों इंपॉर्टेंट होती है बाय द वे, क्योंकि देखो, कोई भी राज्य मजबूत राज्य कैसे होता है, कोई भी राज्य मजबूत राज्य ऐसे होता है कि उसके आपके पास अगर फंड होगा तो अपनी आर्मी निकाल पाएगा अच्छी खासी, अपनी जनता को बेटर सर्विसेज दे पाएगा, उसके उधर व्यापार अच्छा होगा, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, तो अपने आप ही फ्लरिश करेगा, ठीक है। उसके बाद आपके जो आपके स्पाई, मतलब स्पाई कह रही हूँ, ठीक है, इसके बाद जैसे उसका दंड और जस्टिस वगैरह, ये सब प्रणाली भी अच्छी होनी चाहिए। फिर उसके आपके अलाइज, ठीक है, आपके जो मित्र हैं वो भी अच्छे होने चाहिए। तो ये सब चीजें बोली थी, कहाँ बोली थी, ये बोला था आपके अर्थशास्त्र में, ठीक है। अर्थशास्त्र अब किसने लिखी थी, अर्थशास्त्र लिखी थी आपके कौटिल्य ने। तो आपका बी का आंसर है 3, बी का आंसर 3 मिल गया एग्जैक्टली, और इससे हमें आंसर भी मिल गया। साथ ही साथ हम बात करते हैं, वेद व्यास जी ने, आपको पता है, महाभारत लिखी थी, तो रामायण किसने लिखी थी ये मुझे बताइए, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय, पायनियर ऑफ इंडियन रेनेसेंस है, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या करा था, जिन्होंने सोशल रिफॉर्म्स लेके आए थे, जैसे सती प्रथा बंद करवाने की बात की थी। सती प्रथा कब बैन हुई थी, 1829। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड बेंटिक थे, और लॉर्ड बेंटिक ही हमारे इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले ऑब्वियसली पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी हैं, ये वही पर्सन है जिन्होंने, जब गांधी जी इंडिया वापस आए थे, ठीक है, आपको पता है ना, इंडिया जब वो वापस आए थे 9 जनवरी, कौन सा टाइम है, क्या बनाते हैं हम उस दिन, एक स्पेसिफिक, हम उसे सेलिब्रेट करने के लिए एक स्पेसिफिक डे बनाते हैं, उस डे का आप मुझे नाम बताइए। और इन्होंने एडवाइस किया था गांधी जी को कि ठीक है, आप
साउथ अफ्रीका में आपने किया होगा बहुत सारा काम, लेकिन साउथ अफ्रीका में आपको पता थी कि प्रॉब्लम्स क्या है, तो आप क्या कीजिए, आप 1 साल पूरे भारत में भ्रमण कीजिए और जाके देखिए कि इंडिया में ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे क्या-क्या दिक्कतें हैं एंड तब उसके बाद ही कोई आप सॉल्यूशन दे सकते हैं। उससे पहले आप कोई सॉल्यूशन नहीं दे सकते, ठीक है? इसलिए क्या बोलते थे, इन्हीं को ही आपका बोला गया था गुरु। ठीक है, पॉलिटिकल गुरु, राजनीतिक गुरु, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, ठीक है, मल्टीपल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने ये है, अंबेडकर जी पे है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, देख लीजिए। अंबेडकर वॉज अ मल्टी फेसेटेड पर्सनैलिटी। मल्टी फेसेटेड का मतलब क्या होता है कि जिनके बहुमुखी, यानी कि बहुत सारी चीजें जिसको आती है। ठीक है, अब इन्होंने कुछ फैक्ट्स और कुछ ओपिनियन दे रखे हैं अम्बेडकर जी के बारे में, और मुझे बताइए कि इनमें से कौन से सही है, ट्रू है। और बाय द वे ये पीवाईक्यू है। तो पहला, अंबेडकर डिफाइंड सोशल जस्टिस एज अ मीन्स फॉर गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, टू ऑल। अंबेडकर जी ने सामाजिक न्याय को सभी को समान अवसर देने का साधन के रूप में बताया था, ठीक है। दूसरा, ज्योतिबा फुले वॉज हिज आइडल। ज्योतिबा फुले उनके आदर्श थे। बाय द वे मुझे ज्योतिबा फुले से रिलेटेड कोई एक बुक है, बहुत फेमस है, वो आप मुझे बताइए। तीसरा, ही वॉज फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के प्रमुख अटॉर्नी जनरल थे वो, ठीक है। हाँ, अटॉर्नी जनरल इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में लिखा होता है, जरा बताना जरा। ही कंटेस्टेड द इलेक्शन, उन्होंने चुनाव लड़ा था। और ही वॉज पीएचडी इन इकोनॉमिक्स, ठीक है, वो अर्थशास्त्र में पीएचडी थे। तो मुझे बताओ इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। बाकी अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, वीडियो को लाइक जरूर कर लो। मेरी तबीयत कल खराब थी, आज भी थोड़ी खराब ही है, तो आपको थोड़ी एनर्जी डाउन लग रही होगी, बट यूजुअली हमारे लेक्चर में बहुत ज्यादा एनर्जी रहती है। बट आई होप स्टिल आपको अच्छा लगेगा, तो सपोर्ट ज़रूर करना, ठीक है? अच्छा, और हाँ, मैंने ना मेरी जो सीरीज़ है ना, क्या बोलते हैं, जो मेरा ऐप है, उसमें मैंने सीरीज़ डाल रखी है, क्या बोलते हैं उसे, मॉक टेस्ट सीरीज़, ठीक है? आज मैं आउट ऑफ माइंड हूँ, ठीक है। मॉक टेस्ट सीरीज में ना टेस्ट नंबर 1 ना फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि अगर आपने टेस्ट नहीं भी परचेज कर रखा तो आप एक टेस्ट कर सकते हो, जिसमें पूरा पेपर 1 प्लस पेपर 2 150 क्वेश्चन का टेस्ट है, तो आप वो ज़रूर कर लो। और ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लो, बिकॉज फाइनली हमने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया है, और जिसके पास ऐप है उसको हम उसमें ग्रुप्स में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आप मुझे बताना, ऐप अगर आपके पास नहीं आया तो मुझे बताना ऐप में। चलिए, तो ठीक है, उन्होंने बोला था कि सोशल जस्टिस का मतलब क्या है कि सबको समान अवसर मिले। ज्योतिबा फुले उनके आइडल थे, बिल्कुल थे। अटॉर्नी जनरल पहले इंडिया के थे, बिल्कुल नहीं थे, ठीक है। सी ऑप्शन नहीं रहेगा, तो सी को हटाओगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। पीएचडी इकोनॉमिक्स में थी, यस, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया सम ऐसा है, मतलब मैं भूल गई हूँ और एग्जैक्टली यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है। बट उनमें इनको था, इलेक्शन लड़े, बहुत सारे लड़े, बट ज्यादा इलेक्शन में इतनी सक्सेस नहीं मिली थी उनको, ठीक है, ये ध्यान रखना। गलती से आंसर दिख क्या लगता है। क्वेश्चन नंबर 63, ठीक है, जो कि आपका थर्ड क्वेश्चन है। हु ऑर्गेनाइज द अभिनव भारत अ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है। अभिनव भारत जो एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन है, वो किसने स्थापित किया था। बाल गंगाधर तिलक, वीडी सावरकर, औरबिंदो घोष और प्रफुल्ल चक्की, ठीक है। अब ये है कि किसने आपका स्थापित किया था। अब मुझे ये बताओ कि कौन से ईयर में कर रखा था, ठीक है, ये भी आपको मुझे बताना है। तो ईयर 10 सेकेंड स्टार्ट्स नाउ। और क्या बोलते हैं, मुझे ना कमेंट में ना आप बताया करो कि आपकी क्या दिक्कत है। अगर आप फर्स्ट टाइम आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप वर्किंग हो, आपको नहीं टाइम मिल पा रहा, आपको चाहिए कि आपको कुछ एक अच्छा शेड्यूल मिल जाए, या फिर आप पीएचडी कर रहे हो, आपको टॉपिक चाहिए, वो सारे जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं कि यार अभी हम ये वाला पेपर दे कि कौन सा वाला दे, वो सारा आप मुझे बताया करो कमेंट में। तो दिस इज वीडी सावरकर, ठीक है। अब इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो अभिनव ये जो भारत सोसाइटी है ना, ये आपकी एक सीक्रेट सोसाइटी थी, 1904 में फाउंड आउट की गई थी, ठीक है। तो इसका ईयर भी पूछा जा सकता है। और इन्होंने अपने भाई विनायक दामोदर सावरकर ने अपने भाई के साथ मिलके ये स्टार्ट की थी। रेवोल्यूशनरी सोसाइटी थी, जो आपका फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत सारा इन्होंने काम किया था, जैसे इन्फॉर्मेशन इधर उधर पहुंचाना, ठीक है, वो सारी चीजें ये करते थे, ठीक है ना। अब मैं आपको बता देती हूँ कुछ बुक्स कि आपका वीडी सावरकर जी ने और भी बुक्स लिखी होंगी, ठीक है, तो उनकी मैं बुक लिस्ट हम देख लेते हैं।
पहली बुक है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि 1857 का जो इंडिपेंडेंस वाला वॉर था उसके बारे में उन्होंने ये इंटरप्रिटेशन व्याख्या दी थी कि ये पहला आपका नेशनलिस्टिक, हमको लगता है राष्ट्रवादी एक एक्ट था इंडिपेंडेंस की तरफ। सिर्फ एक मात्र एक म्यूटिनी की तरफ, म्यूटिनी नहीं थी, तो इसे म्यूटिनी की तरह छोटा मत दिखाओ, इसे एक इंडिपेंडेंस का वॉर की तरह बड़ा दिखाओ, ठीक है, ऐसे बात होती थी। देन हिंदुत्व, हु इज अ हिंदू, वो की कौन से ईयर में लिखी गई थी, 1923। इसका ईयर याद कर लेना, मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, जिसमें इन्होंने बोला था कि हिंदू कौन है, ठीक है, और ये मैं अभी ने एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि आगे मैंने इस पे एक क्वेश्चन डाल रखा है, ठीक है। फिर तीसरा है सिक्स ग्लोरियस इपोस ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये मैंने प्रीवियस हमारे जो अभी टेस्ट एमसीक्यू सीरीज है उसमें हमने ये कर रखी है, ये वाली बुक, ठीक है ना, जिसमें इन्होंने 6 अलग अलग टर्निंग पॉइंट्स बताए थे कि यार इंडियन हिस्ट्री के क्या है प्रमुख 6, ठीक है। फिर चौथी है माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, माझी जन्म थे, ये इनकी क्या है, आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, और ये कब की है, जब ये अंडमान के सेलुलर जेल में थे ना, उस समय की है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास ये क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत ही इजी है बट एक्सप्लेनेशन के चक्कर में मैंने क्वेश्चन डाल देती हूँ कभी कभार, ठीक है। हु प्रोपाउंडेड द कंसेप्ट ऑफ टोटल रेवोल्यूशन, संपूर्ण क्रांति की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी, जवाहरलाल नेहरू, औरबिंदो घोष, जयप्रकाश नारायण या बाल गंगाधर तिलक। फटाफट से, यू हैव जस्ट 5 सेकेंड, ठीक है, 5 सेकेंड में मुझे बता दो। सो सॉरी फॉर दैट, बट अगर मैं बीमार होकर तुम्हारी क्लासेस मिस करूंगी तो हो गया तुम्हारा काम, तुम भी डूबोगे मैं भी डूबूंगी, ठीक है। तो दिस इज जयप्रकाश नारायण, ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन क्यों डाला, आप बोलोगे इतना इजी है मैम, क्वेश्चन क्यों डाला है, क्योंकि भाई मुझे आपको याद कराने हैं वो 7 रेवोल्यूशन के नाम, तो 7 अलग अलग टोटल रेवोल्यूशन क्या बोलते थे कि भाई हमें संपूर्ण क्रांति लानी है। भाई कैसे लाई जाएगी संपूर्ण क्रांति, एक तो भाई राजनीतिक रेवोल्यूशन होगा, क्यों, करप्शन से लड़ने के लिए, अधिनायकवाद ऑथोरिटेरियन से लड़ने के, ऑथोरिटेरियनिज्म से लड़ने के लिए, एक ट्रू डेमोक्रेसी बनाने के लिए। दूसरा सोशल रेवोल्यूशन होगा भाई, सामाजिक आपका क्रांति होगी, क्यों, क्योंकि कास्ट से लड़ने के लिए, छुआछूत अनटचेबिलिटी से लड़ने के लिए, असमानता से लड़ने के लिए, और सामाजिक सद्भाव को आगे बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। फिर तीसरा इन्होंने बोला था कि अब क्या होगा, हमने बोला कि तीसरा इकोनॉमिक रेवोल्यूशन होगा, आर्थिक क्रांति होगी, क्यों, पॉवर्टी खत्म करनी है, बेरोजगारी खत्म करनी है, एक्सप्लॉइटेशन खत्म करना है और आर्थिक न्याय लेके आना है। कल्चरल रेवोल्यूशन होगा, अच्छा, सांस्कृतिक क्रांति होगी, क्या, रिफॉर्म ट्रेडिशन नए करने हैं, ब्लाइंड जो लोगों को सुपरस्टिशन होता है वो हटाने हैं, एक प्रोग्रेसिव आपका हमें कल्चर लेके आना है। नेक्स्ट होता है एजुकेशनल रेवोल्यूशन, वो किस लिए, कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन हो, प्रैक्टिकल एजुकेशन हो और इगैलिटेरियन एजुकेशन हो, समतावादी हो, कि सबको मिले एजुकेशन एटलीस्ट, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बोला कि ठीक है, अब कौन सा रेवोल्यूशन चाहिए, स्पिरिचुअल या फिर मॉरल रेवोल्यूशन चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों, क्यों हमें क्यों ऐसा चाहिए कि भाई हमारे को स्पिरिचुअल या फिर मोरालिटी वाला क्यों चाहिए, क्योंकि यार लोगों में एक हमें होना चाहिए ना कि सत्य की भावना होनी चाहिए, नॉन वायलेंस अपनाए लोग, की अहिंसा अपनाए, मोरालिटी हो, नैतिकता हो लोगों में, ह्यूमन वैल्यूज को इम्पोर्टेंस दे, और लास्ट इन्होंने क्या बोला, आइडियोलॉजिकल रेवोल्यूशन चाहिए, ठीक है। क्यों भाई, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि नई थिंकिंग लाने के लिए एक कंस्ट्रक्टिव फिलॉसफी होनी चाहिए, रचनात्मक दर्शन होना चाहिए, ताकि लोग नए तरीके से सोच पाए, जो उनको बताया गया है सिर्फ वो मानना माने, ठीक है ना, इस वजह से। नेक्स्ट आता है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आपको ये लगेगा, विच इज क्वेश्चन नंबर 65, हु रोट द हिंदू थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। हिंदू थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, ये बुक है, आई थिंक 1919 में आई थी, ठीक है, या फिर कब आई थी मुझे बताओ, ये किसने लिखी थी मुझे बताओ, स्वामी विवेकानंद, विलियम जोन्स, बिनॉय कुमार सरकार या फिर औरोबिंदो घोष, किसने लिखी है ये, जस्ट आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड, क्यों, क्योंकि मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन आपके लिए टफ है, तो अगर मैं उससे ज्यादा में, या तो आपको आता है या तो आपको नहीं आता, और मुझे लगता पता है आपको नहीं आता है, ठीक है। दिस इज बिनॉय कुमार सरकार, ठीक है। अब मैंने बुक तो बता दी, अब इस बुक में करा क्या है, ठीक है, अपने को पता तो होना चाहिए, अगर यूजीसी ने क्वेश्चन पूछा है, अगली बार पूछ ले तो भाई ये स्टेट क्राफ्ट पे है कि भाई कैसे कूटनीति होती है, कैसे डिप्लोमेसी होती है, पावर पॉलिटिक्स कैसे होती है, और इन्होंने ना एग्जाम्पल दिया है कि भाई एंशियंट हिंदू टेक्स्ट अगर हम देखें, अर्थशास्त्र देखें, महाभारत देखें, उसमें से सीखो ना आप, ये इंडिजिनियस फ्रेमवर्क बताता है कि इंटरनेशनलिज्म का, इंडियन सिविलाइजेशनल पर्सपेक्टिव से, कि जो भारत का जो प्राचीन सभ्यता थी ना, उसके पर्सपेक्टिव से बताता है कि भाई नहीं, हमें भी आती है यार पॉलिटिक्स, हम तो बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, हु हैज गिवन द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, समग्र मानव
समग्रतावाद की अवधारणा किसने दी है? समग्र यानी कि सब कुछ, इंटीग्रल यानी कि एवरीथिंग, राइट? पंडित दीनदयाल उपाध्याय, स्वामी विवेकानंद, अरबिंदो घोष या फिर रविंद्रनाथ टैगोर? अब मुझे बताइए आंसर। ये आपको आता होगा, ठीक है। इन्होंने सॉल्ट पे पीएचडी की थी क्या? मुझे बताओ। क्या ये वही व्यक्ति है जिन्होंने सॉल्ट पे पीएचडी की थी, जो जिनके नाम पे बहुत सारी स्कीम है, जो महात्मा गांधी को बहुत अच्छा मानते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है? ये मुझे बताओ। देखो, सॉरी, मैं सो यस, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय। तो अब ओके, लेट्स कम टू एक्सप्लेनेशन। इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म का कंसेप्ट किन्होंने दिया था? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। कब दिया था? 1965, 1965 में। ये जो कंसेप्ट है, ये भारतीय जनसंघ, जो कि आपका बीजेपी का पुराना वर्जन है, आपको पता है, ठीक है। पहले भारतीय जनसंघ हुआ करता था, फिर बाद में उसमें बहुत सारे चेंजेस आए तो बीजेपी आपकी बनती है। तो उसकी भी ऑफिशियल फिलॉसफी इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म है। इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म क्या बोलता है कि देखो, ना तो कैपिटलिज्म ना कम्युनिज्म। देखो, हमें ऐसा भी नहीं करना कि पूरा सब चीज स्टेट कंट्रोल करे कम्युनिज्म की तरह, ना ही हमें ऐसा करना है कि पूरा कैपिटलिज्म कर दिया कि सब कुछ प्राइवेट वाले कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि फिर गरीबों का क्या होगा? उनको तो आपका स्टेट का इंटरवेंशन चाहिए होता है ना, जैसे स्कीम के बेसिस पे, पॉलिसीज के बेसिस पे, उनको बेसिक जो उनकी लाइफ में चीजें चाहिए उसके बेसिस, उसके लिए वो स्टेट पे डिपेंडेंट है, उसका क्या होगा? तो हम क्या कर रहे हैं? हम दोनों का मिडिल पाथ अपनाते हैं। जैसे कि हमारा अब एलपीजी के बाद क्या है कि हम प्राइवेट वाले अपना काम करते हैं, पूरी इंडस्ट्री सब कुछ चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट साथ ही साथ जो टैक्स आता है उससे गवर्नमेंट भी स्कीम निकालती है एक सर्टेन स्ट्रेटा ऑफ पीपल के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट अपने लोगों को ऐसे नहीं छोड़ सकती और ना ही छोड़ना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या है, होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए ह्यूमन बीइंग का, जो कि हमारे इंडियन कल्चर, भारतीय आपकी संस्कृति में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे बताइए कि हु फाउंडेड ऑल इंडिया हरिजन संघ? ऑल इंडिया हरिजन संघ ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमें बताओ कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन किसने स्थापित किया था? ठीक है, किसने स्थापना की थी और कब की थी, ये जरा बता दो मुझे। ठीक है, ईयर बता दो मुझे, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कभी कभार एनटीए क्या होता है ना, वो ना तुमसे एक साल पूछ लेता है कि अच्छा ये ऑर्गेनाइजेशन बताओ हमें, किसने किया था, ये किया था, फलाना किया था, ऐसे ऐसे बता देते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम पूछ लेते हैं उनका ईयर, क्योंकि वो सोचते हैं यार, हम अभी तो हमने पीवाईक्यू में दिया था और तुम गधे हो, तुमने अगर पीवाईक्यू देखे ही नहीं है कि वो कौन से ईयर में है, तो तुम गधे हो। दैट्स वाई क्या बोलते हैं कि यार ईयर पूछ लेते हैं। तो दिस इज महात्मा गांधी ईयर। अभी हम देखते हैं। ऑल इंडिया हरिजन संघ जो है, महात्मा गांधी ने करा था कब? 1932 में। क्यों? क्योंकि वो दलित्स के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना चाहते थे, अनटचेबिलिटी हटाना चाहते थे, और ये सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था किसके? समानता के लिए और जस्टिस के लिए, राइट? इतनी चीजें समझ में आ रही है? मेरी आवाज थोड़ी कम लग रही होगी ना तुमको? ऐसा लग रहा होगा कि बहुत धीरे बोल रहे हो, और अगर आवाज कम भी आ रही है, क्योंकि मैं सच में बहुत धीरे बोल रही हूँ, मेरा गला बहुत दर्द कर रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ा लेना, और आज मैं आवाज का कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68, हु प्रपोज द आइडिया ऑफ पितृभू? ठीक है, फादरलैंड एंड पुण्यभू, होली लैंड, ठीक है, इन द क्लासिकल टेस्ट ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ हिंदू। हिंदुत्व का विचारधारा में शास्त्रीय ग्रंथ में पितृभू और पितृभूमि, जिसको हम बोलते हैं, और पितृभू पवित्र भूमि के बारे में कौन बात करता है? एम एन रॉय, जयप्रकाश नारायण, वीडी सावरकर, या फिर आपके महात्मा गांधी? इट्स वेरी इजी, अभी हमने ऊपर बात किए थे। क्या बोलते हैं? बोलते हैं, ये बोलते हैं कि भाई देखो, हिंदू कौन है? हिंदू वही है, ठीक है, रिलीजन से लेना देना नहीं है, रिलीजन वाली डेफिनेशन इन्होंने दी भी नहीं है। इन्होंने बोला है कि जो भी भारत को फादरलैंड और होली लैंड मानता है, यानी कि पितृभू और पुण्यभू मानता है, वो हिंदू है। ठीक है, रिलीजन वाली डेफिनेशन नहीं है। रिलीजन वाली डेफिनेशन किसकी है? कुलवारकर की, इनकी नहीं है। गॉट इट? अच्छा, इसमें मैंने लिखा भी है। देखिए, मैं ईयर जरूर मेंशन कर रही हूँ, आप देख रहे हो ये चीज, इससे आपको बुक्स बुक्स के थिंक मतलब बुक्स, ऑथर और ईयर साथ में याद हो जाएंगे। वीडी सावरकर ने 1923 की बुक एसेंशियल्स ऑफ हिंदुइज्म है उनकी, उसमें उन्होंने बात करी है, ठीक है, वही वाली बुक है, हिंदुत्व हु इज अ हिंदू, बेसिकली वो वाली बुक की बात हो रही है यहाँ पे, कि जो इंडी भारत को क्या मानता है, पितृभू और पुण्यभू, वो हिंदू कहलाएगा। ठीक है, वो आपको हिंदू कहलाएगा, जिसमें रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कुछ इस तरीके से है आपके सामने, ये रहा। मूक नायक न्यूज़पेपर है एक, अभी आपको पता होना चाहिए कि ये न्यूज़पेपर है, ये मैगजीन बुक वगैरह नहीं है, बट किसने पब्लिश किया है ये? महात्मा गांधी,
बी आर अम्बेडकर, एम एन रॉय या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? ठीक है, फटाफट से, जस्ट इन 5 सेकेंड यू हैव टू आंसर दिस। दिस इज वेरी इजी, दिस इज अम्बेडकर जी। ठीक है, मूक मतलब जो बोलते नहीं है, राइट। तो इन्होंने क्या बोला था, मूक नायक, जो नहीं बोलते उनके नायक, यानी कि लीडर ऑफ द वॉइसलेस, राइट। ये एक वीकली न्यूज़पेपर होता था, साप्ताहिक आपका अखबार होता था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने स्टार्ट किया था 31 जनवरी 1920 में। किस लिए? मूक नायक, जो बोलते नहीं, डिप्रेस्ड क्लास के राइट्स को सामने लाने के लिए। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहा, और मैं आपको इतना, मैंने ज्यादा बोला नहीं है, बट लाइक और कमेंट की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 70, हु गेव द नोशन ऑफ रेडिकल ह्यूमैनिज्म? रेडिकल ह्यूमैनिज्म की धारणा किसने दी है? एक तो था इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म, कि सब कुछ साथ में आ रहा है, ठीक है, इंटीग्रेट हो रहा है। एक है रेडिकल, रेडिकल से लग रहा है यार गुस्से वाला, ठीक है, अब ये कौन है ये गुस्से वाले? महात्मा गांधी, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद और एम एन रॉय। ठीक है, फटाफट से मुझे बताइए। यस, दिस इज एम एन रॉय, राइट, एम एन रॉय हैं। अब इन्होंने क्या बोला है? ठीक है, सो बेसिकली इन्होंने ये बोला है कि देखो, एम एन रॉय आपको पता है, वैसे तो इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी इन्होंने स्टार्ट की थी। सबसे पहले बोला कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, इन्होंने ही बोला था। मार्क्सिज्म को फॉलो करते भी थे, लेकिन ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म को क्रिटिसाइज भी करते थे। बोलते थे कि देखो, पहले जैसा चीज नहीं है कि भाई एक बुर्जुआ होगा, एक प्रोलेटारिएट क्लास होगा, अभी बीच का मिडिल क्लास भी है। पहले ऐसा था कि वर्कर्स को राइट्स नहीं थे, नहीं, लेकिन अब क्या है, फैक्ट्रीज लॉ है, ठीक है, अलग अलग फैक्ट्री लॉ है। पहले वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता था, लेकिन अब ट्रेड यूनियंस है, उसका उनका रिप्रेजेंटेशन है, अब कानून है। ठीक है, तो इन्होंने बोला था कि तो इसलिए पुरानी वाली जो थ्योरीज है मार्क्सिज्म की, वो अब के टाइम में एप्लीकेबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, राइट। आपको पता है, क्या बोलते हैं, रॉयल, इनकी लेनिन के साथ डिबेट भी हो रखी है इस चक्कर में। रेडिकल ह्यूमैनिज्म, ये एम एन रॉय आपका बात करते हैं, ये एज अ क्रिटिसिज्म ऑफ मार्क्सिज्म बोलते हैं यार देखो, अगर हमारा ह्यूमैनिज्म है, ह्यूमैनिज्म का मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटी विल बी ह्यूमन, यानी ह्यूमन के हिसाब से सारी चीजें होंगी। तो ह्यूमन को इन्होंने बोला कि फोकस हमारा इंडिविजुअल फ्रीडम में होना चाहिए, रीजन पे होना चाहिए, एथिकल गवर्नेंस में भी होना चाहिए। इन्होंने बोला कि सेकुलर एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी होनी चाहिए, जिसमें सबको ह्यूमन राइट्स मिलने चाहिए। ठीक है, ये इनका कहना था। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर। और बाय द वे, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो हमारे बाकी लेक्चर्स और भी बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, तो कीप वॉचिंग। ये 10th पार्ट है, इससे पहले भी काफ़ी सारे पार्ट आ चुके हैं, 9 पार्ट आ चुके हैं। इन ऑल्टरनेट डेज क्लासेस होती है हमारी, मोस्ट प्रोबेबली MWS होती है, बट TTS भी अभी हमने कर लिया है। हम स्विच करते रहते हैं, ग्रुप में सब कुछ पता चल जाता है। तो ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लो, ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, और हमारी एक फ्री आपकी वीडियो है, फ्री पॉलिटिकल साइंस की एक ऐसी प्लेलिस्ट है, वो एक्सप्लोर कर लो, उसमें सारी यूनिट्स मैंने करा रखी है। किसी को कुछ भी इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है, हर एक यूनिट वाइज सारा चीजें प्लेलिस्ट में दिया गया है। ठीक है, हर एक यूनिट की मैंने प्लेलिस्ट करा रखी है, डिटेल्ड लेक्चर्स हैं। ठीक है, चलिए, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और मुझे कमेंट पे बताना कि नेक्स्ट वीडियो में मैं कौन सा टॉपिक कवर करूँ आपके लिए। ठीक है, बाय बाय।